please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चीन के वुहान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने झील के किनारे सैर की, जिसके बाद पीएम मोदी और जिनपिंग ने नाव की भी सवारी की। फिर दोनों नेताओं ने चाय पर चर्चा की। 2 दिन की चीन यात्रा पर गए पीएम मोदी ने वुहान में शी जिनपिंग से कई मुद्दों पर बात की। और संदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो एक संदेशा दिया जा रहा है पूरी दुनिया को कि देखिए कि हम कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो सबसे पहला जो मैसेज जो दिया गया वो यही है कि चाहे भले ही कितने भी दिक्कतें दोनों देशों के बीच में हो, अगर चाहे हम लोग चीन का पाकिस्तान की तरफ झुकाव या फिर सीमा विवाद, इसको नजरअंदाज करते हुए इसको दूर रख के जो है एक नई शुरुआत जो की जा रही है। खुद जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस चीज़ को जाहिर सी बात है कि मैसेज देना जरूर चाह रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके डोकलाम विवाद और जो कड़वाहट थी, उस कड़वाहट को कहीं ना कहीं आज चाय की चुस्कियों के साथ जो है उसको मीठा किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि ये जो 2 ताकतवर देश हैं, जिनमें जो कि दुनिया का 40% जो जनसंख्या इन दोनों देशों में है, और अब इन देशों की जो नज़दीकी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि ये पूरे इस रीजन के लिए भी अच्छा है, दोनों देशों के लिए भी अच्छा है। और जिस तरीके के 5 सूत्री एजेंडा जो है पीएम का जो उन्होंने बताया है, जिसमें कि समान दृष्टिकोण, बेहतर संवाद, मजबूत रिश्ता, साझा विचार और साझा समाधान, ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी ऐसे 2 देशों के बीच में रिश्तों को लेकर, जिनमें कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी बीच में जो है कड़वाहट जो है वो आती रहती है। लेकिन उन सब को दूर करते हुए, जो उन सब को पीछे छोड़ते हुए एक नए रिश्ते की शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। और उसी के मद्देनजर जो इस तरीके की अनौपचारिक मुलाकात हुई है और जिस तरीके का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो भी सब स्वागत से गदगद हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की मुलाकातें आगे भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। चीन के हुबई प्रांत में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 छोटी हथौड़ियां पकड़कर अपारंपरिक घंटियां बजानी शुरू की। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। और इसी दौरान पीएम मोदी को ह्यूबेई म्यूजियम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र दिखाने लगे। इस यंत्र के साथ लगी हुई घंटियों को छोटी हथौड़ी से बजाया जाता है। पहले दोनों नेताओं ने एक हथौड़ी थामकर घंटियों को बजाया, फिर दोनों हथौड़ियां लेकर पीएम मोदी अकेले ही बजाने लगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ह्यूबेई म्यूजियम में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चीन के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। डांस देखने के बाद शी जिनपिंग और पीएम ने एक बड़े से डंडे से कुछ बड़े से घंटों को बजाया। इन घंटों को बजाना म्यूजियम की पुरानी परंपराओं से जुड़ा है। इसके बाद दोनों नेताओं ने कलाकारों से हाथ मिलाया और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। खास बात यह थी कि इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होता दिखाई दिया, जिसका इशारा तभी मिल गया जब पीएम का स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग ह्यूबेई म्यूजियम में खड़े हुए दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कई बार दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हुए दिखाई दिए। इसी म्यूजियम में दोनों नेताओं ने एक कला प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान अधिकारियों की टीम नेताओं को कलाकृतियों के बारे में बताती रही। इस अनौपचारिक दौरे का मकसद डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के बीच बने तनाव को कम करना माना जा रहा है। भले ही मीटिंग का कोई एजेंडा न हो, लेकिन दोनों नेताओं ने साथ बैठकर लंबी बातचीत जरूर की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के साथ केवल एक अधिकारी मौजूद रहा। हालांकि दोनों नेताओं के बीच इस दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन पीएम का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डोकलाम विवाद के बाद पैदा हुई गलतफहमी भी बातचीत से दूर हो सकती है। इसीलिए इसे अनौपचारिक दौरा ही नहीं बल्कि अनौपचारिक शिखर सम्मेलन तक कहा जा रहा है। पहली बार चीन के राष्ट्रपति किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए 2 दिन तक राजधानी बीजिंग से बाहर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चौथा चीन दौरा, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ही नहीं अधिकारियों के बीच भी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के सबसे बड़े नेता और दोनों देशों के 6 अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में भारत और चीन के झंडे भी लगाए गए थे। मीटिंग के दौरान पीएम ने हिंदी में बात की और उनकी हर बात का चीनी भाषा में अनुवाद किया जाता रहा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत और चीन में दुनिया की 40% आबादी है, इसलिए दोनों मुल्कों पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। दुनिया के 40% जनसंख्या का भला करने का दायित्व हमारे पर आया है।
प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत को एक अच्छी पहल बताया और अगले साल भारत में ऐसे ही आयोजन की उम्मीद जताई। मुझे खुशी होगी 2019 में ऐसे ही एक इनफॉर्मल समिट भारत की धरती पर हम लोगों को करने का अवसर मिले। ये दौरा पूरी तरह अनौपचारिक होने की वजह से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन डोकलाम और सीपीईसी जैसे मुद्दों पर बातचीत का माहौल जरूर बनता दिखा। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2018 के अंत में राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने को संभव नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 2018 के अंत में होने वाले 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ लोकसभा चुनाव कराना संभव नहीं है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत। रावत साहब, बार बार ये बात होती है कि एक देश एक चुनाव कब होगा, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन कब तक हो पाएंगे। चुनाव आयोग की क्या पोजीशन है आज की तारीख में? इस साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में चुनाव आयोग से 2015 में सुझाव मांगे गए थे, तो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराए थे कि ये संशोधन संविधान में चाहिए होंगे और ये संशोधन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चाहिए होंगे। जब ये संशोधन हो जाते हैं तो लॉजिस्टिक इश्यूज, जिसमें ईवीएम वीवीपैट की आपूर्ति, दूसरा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की उतनी ज़रूरत, तीसरा पोलिंग पर्सनल की उतनी ज़रूरत, उन सब की ज़रूरत होगी, उसके अनुसार कराए जा सकते हैं। यानी आपका कहना है कि लीगल फ्रेमवर्क के बिना जो है एक देश एक चुनाव संभव नहीं है? जी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये सरकार की तरफ से या खबरें आती हैं कि क्या मध्य प्रदेश के साथ जो लोकसभा का चुनाव है, साल के अंत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, क्या लोकसभा के चुनाव को अगर मध्य प्रदेश के साथ कराने की स्थिति हो तो क्या चुनाव आयोग उसके लिए तैयार होगा लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ? अभी ये मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारे जो मशीनों के ऑर्डर्स से उतनी मशीनें सप्लाई होनी हैं सितंबर एंड तक, और फिर उसके बाद इतनी भारी संख्या में उनका फर्स्ट लेवल चेक कराना इतने कम समय में वो संभव नहीं होगा। इसलिए मुझे तो ये हाइपोथेटिकल लगता है, संभव नहीं लगता। संभव नहीं लगता। लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसके साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होते हैं, तो उस समय क्या आपके पास इतना ईवीएम होगा कि उन राज्यों के चुनाव भी साथ में करा सके? क्योंकि वहाँ तो आपको वक्त के साथ चुनाव भी कराना होगा। नहीं, लोकसभा और उन 5 राज्यों के साथ चुनाव कराने के लिए जो पर्याप्त संख्या में ईवीएम वीवीपैट चाहिए उनके ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और वो सब सप्लाई सितंबर तक हो जाएगी, तो इसलिए उन चुनावों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सारे लीगल फ्रेमवर्क पूरे हो जाएं तो चुनाव आयोग को कितना वक्त लगेगा अपने लॉजिस्टिक को देखते हुए कि आप लोग चुनाव करा लेंगे, जैसे ईवीएम है, वीवीपैट है, उसकी संख्या को देखते हुए? अगर लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए तो उसके बाद चुनाव आयोग को कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ 2 क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और ईवीएम। तो चूंकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है तो बहुत आसानी से हो सकता है और कुछ महीनों में ही हो सकता है। मेहंदी रत्ता जी, जो कि चुनाव आयोग में एडवाइज़र रह चुके, उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हाल के वक्त में चुनाव आयोग की साख जो है वो गिरी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अलग अलग कराए गए। सवाल उठता है कि क्यों कराया गया। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का जो मसला था लाभ के पद का, उसमें भी उनको अंतिम दौर में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं, क्योंकि आप भी सुनवाई के दौरान रहे होंगे? ये इंडिविजुअल परसेप्शन की बात है जिस पर कमेंट करना उचित नहीं है। बाकी जिन परिस्थितियों में जिस समय पर ये निर्णय हुए हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल कमीशन ने निर्णय लिए हैं, इसलिए उन पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाल अब आप लोग जो है अगले महीने एक बैठक बुलाने वाले हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की। क्या ये बैठक चुनौतियों के अलावा जो हाल के वक्त में चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं उन पर उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए है? बेसिकली फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग इनफॉर्मली मिलते रहे हैं, उनके सुझाव लेते रहे हैं, कंसल्ट करते रहे हैं ताकि उनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जा सके। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका अनुभव का फ़ायदा आगे आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से कॉन्टेक्स्ट अगर देखें आप तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इस समय जो चैलेंजेस देख रही है, फेसबुक, कैम्ब्रिज एनालिटिका, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, अब्यूज़ ऑफ मनी, इन सब इश्यूज़ पर
आगे किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम करे कि इलेक्शंस विद इंटीग्रिटी हो सके, इसके लिए स्ट्रक्चर्ड मीटिंग की अवधारणा बनाई गई है और ये मीटिंग इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि एम्स के एक सीनियर डॉक्टर अतुल कुमार ने एक जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज करीब 1700 जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। और एम्स परिसर में एक जगह जुटकर आरोपी डॉक्टर अतुल कुमार के खिलाफ नारे लगाने लगे। हड़ताली डॉक्टरों ने हाथों में तख्तियां लेकर साथी डॉक्टर को थप्पड़ मारे जाने का विरोध जताया। उनके बच्चे के समान है, उनको थप्पड़ मारते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे कंडीशन में कौन वर्क करना चाहेगा? प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने आरोपी सीनियर डॉक्टर अतुल कुमार को पहले भी जूनियर डॉक्टरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बहुत महीनों से, मैं कह सकता हूं कि सालों से चली आ रही, लेकिन जितने भी कंप्लेंट्स हुई हैं उन्हें हर बार दबा दिया है क्योंकि वो आरपी सेंटर के चीफ रहे हैं। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं और आईसीयू को हड़ताल से अलग रखा ताकि देश भर से वहां आने वाले मरीजों को ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद एम्स के कई डिपार्टमेंट में मरीजों को मुश्किल झेलनी पड़ी। लेकिन जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर अड़े रहे और आरोपी डॉक्टर अतुल कुमार को पद से हटाने की मांग की। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ साथ उनको अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि उन्होंने जब इस घटना की शिकायत एम्स प्रशासन से की तो आरोपी डॉक्टर अतुल कुमार पर कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों को ही डराया धमकाया गया। फिर अगर हम रेसिस्ट करने की कोशिश करती हैं तो हमें डराया जाता है, तो इस तरह से हम ऐसे डर के माहौल में काम नहीं कर सकते। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से एम्स में इलाज कराने पहुंचे मरीजों का दर की ठोकरें खानी पड़ी, जिसके बाद मरीजों का भी गुस्सा भड़क गया और उन्होंने एम्स के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे एम्स के सामने गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने लोगों की भीड़ को वहां से हटाया और जाम खुलवाने में जुट गई। आज मेरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है यहाँ पर लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मैं अपने बच्चे को नहीं दिखा पा रहा हूँ। उधर अस्पताल के अंदर इलाज का इंतजार कर रहे मरीज और उनके रिश्तेदार भी बेहाल दिखे। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, हजारों लोग परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं और पूछने वाला कोई नहीं है। लोगों ने शिकायत की कि कई महीनों के बाद उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला था, लेकिन हड़ताल की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया। कर्नाटक के चुनावी दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी मैसूर के सुत्तूर मठ पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने मठ के स्वामी जगतगुरु श्री शिवरात्रि जी महाराज का आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। सुत्तूर मठ कर्नाटक के सबसे पुराने और प्रभावशाली मठों में से एक है और ये मठ राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। मठ साल 2008 में राजनीतिक वजहों से तब चर्चा में आया जब यहाँ अलग अलग पार्टियों के 65 विधायकों ने एक गोष्ठी में हिस्सा लिया था। ये मठ करीब 350 शिक्षण संस्थान चलाता है, जिसमें कई मेडिकल व इंजीनियरिंग संस्थान भी शामिल है। इसके अलावा करीब 5000 बच्चों को मठ की तरफ से मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है। कर्नाटक की पॉलिटिक्स में 900 सालों तक लगातार सुत्तूर के मठ की काफी महत्ता रही है और यहाँ पर राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, जो कि आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस मठ के अपनी पॉलिटिकल वैल्यू इस मायने में भी कि 900 साल पहले यहाँ के चोला जो गणराज्य था उसकी और दूसरे एक राजा की जो लड़ाई यहाँ पर हुई थी उसको रुकवाने में इस मठ का काफी अहम योगदान और उसी के एक तरीके सिंबल के रूप में इस मठ को स्थापित किया गया था और तब से राजनीति में लगातार काफी महत्व रहा है इस मठ का। खुद राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस मठ में आशीर्वाद लेने के लिए और ये एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार राहुल गांधी जहाँ भी प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं वहाँ पर मंदिरों में, मठों में लगातार पहुँच रहे हैं वो। और ये आप न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एक्सेस देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी मठ में प्रवेश कर रहे हैं। तमाम जो म्यूजिशियंस हैं उनसे किस तरीके से हाथ मिलाया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और ये पूरा का पूरा जो तैयारी है मठ में वो आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी इस मठ पे पहुंचे और इस मठ की अपनी राजनीतिक महत्ता, क्योंकि यहाँ पर लगातार न सिर्फ ऐसे कैंप्स लगते रहे हैं जिनमें कि 60-65 विधायक, हर पार्टी से विधायक यहाँ पर शामिल हुए हैं, ओरिएंटेशन कैंप्स इस तरीके के यहाँ पर लगते रहे, बल्कि अगर इसके इतिहास में जाएं तो 900 साल पहले दो राजाओं के बीच की लड़ाई को रोकने में खासा सहयोग दिया था इस मठ के जो गुरु थे उस वक्त उन्होंने, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि कर्नाटक की राजनीति में खासी अहमियत ये मठ रखते हैं।
भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे चलाने की तैयारी है। कोलकाता मेट्रो के विस्तार के तहत मेट्रो को नदी के नीचे से चलाने की योजना पर काम कर रही है। योजना के तहत हुगली नदी के नीचे एक सुरंग बनाकर मेट्रो ट्रेन के जरिए हावड़ा और कोलकाता को जोड़ा जाएगा। हुगली नदी हावड़ा और कोलकाता के ठीक बीच में बहती है और हावड़ा ब्रिज के जरिए दोनों जगह जुड़ी हुई। कोलकाता का सियालदा रेलवे स्टेशन और हावड़ा का हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भीड़ वाले रेलवे स्टेशनों में। मेट्रो के जरिए हावड़ा और कोलकाता के जोड़ने से दोनों शहरों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। दावा किया जा रहा है कि अगले 2 महीने में हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यह सुरंग हुगली नदी के पानी के स्तर से करीब 100 फीट नीचे बनाई जा रही है। सुरंग करीब 40 फुट चौड़ी होगी, जिसमें मेट्रो ट्रेन के 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे। नदी के ठीक नीचे से गुजरने वाले सुरंग के हिस्से की लंबाई 520 मीटर होगी, लेकिन हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाकर मेट्रो ट्रेन चलाना कोलकाता मेट्रो के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए करीब 250 इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मेट्रो ट्रेन का ट्रैक किसी नदी के नीचे से बनाया जा रहा है।